आज हम क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और उसमें किस तरह की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा बनाई जाती है और जिसमें परम शक्ति लोगों में ही निहित होती है, यानी लोगों के पास होती है, जो या तो उनके द्वारा सीधे सीधे चलाई जाती है या फिर चुनाव में जीते हुए उनके प्रतिनिधियों द्वारा। भारत आपको पता है कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जनसंख्या के हिसाब से, और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही सफलतापूर्वक चल भी रही है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कुछ कहा है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा है लोकतंत्र के बारे में। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। क्या होता है लोकतंत्र? इसका अर्थ हुआ एक ऐसी सरकार जो उस देश के लोगों से ही बनी हो, जो लोगों द्वारा चुनी गई हो और उन्हीं लोगों के लिए बनाई भी गई हो। अब मुझे लगता है कि आपको पता भी चल गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। आप देख सकते हैं कि भारत में भी लोकतंत्र है। भारत में आपको पता है कि इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें लोग वोटिंग करते हैं। जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं वे सत्ताधारी बनते हैं और वे शासन करते हैं। ये लोग आपके द्वारा ही चुने जाते हैं और आप ही उन्हें शक्ति भी देते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति किसके पास हुई? आपके पास। और यही लोकतंत्र है जहाँ पर सारी शक्तियाँ लोगों के पास ही होती हैं। अब देखते हैं कि विविधता क्या है। आप अपनी कक्षा में या अपनी चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं, क्या कोई है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार, ये सभी भिन्न होते हैं और इन्हीं भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। हर एक व्यक्ति जो चाहे देश में रह रहा हो चाहे विश्व में, वो अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना और सम्मान देना भी विविधता ही है। अब इसमें देखते हैं कि विविधता के अलग अलग आधार होते हैं, जैसे कि नस्ल, धार्मिक विश्वास, शारीरिक क्षमता, आयु, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, जातीयता और राजनीतिक विश्वास या कुछ अन्य विचारधाराएं। अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है नस्ल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है श्वेत अमेरिकी और अश्वेत अमेरिकी। इन दोनों के स्किन यानी कि चमड़ी का जो रंग होता है वो अलग है। जैसे जो अश्वेत अमेरिकी हैं उनका जो रंग है स्किन का वो काले रंग की ओर को अधिक है, और श्वेत अमेरिकी जो होते हैं उनका रंग साफ है। वे अलग अलग नस्ल के होते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि वे गलत हैं, बस वे थोड़ा चमड़ी के रंग के आधार पर अलग हैं एक दूसरे से। दूसरा है धार्मिक विश्वास। हम अपने देश में देखते हैं भारत में कि भारत जो है वो अलग अलग धर्मों वाला देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं धर्म के आधार पर, जहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। और ये सभी धर्म नैतिकता, रिवाज, संस्कार, जीवन दर्शन के अलावा और भी बहुत कुछ है जो इनमें विविधता को दर्शाता है या झलकाता है। फिर है शारीरिक क्षमता। आपकी शारीरिक क्षमताएं क्या हैं? आप विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं या सामान्य हैं? ये भी एक तरह की विविधता है। आयु, आप किस आयु समूह में आते हैं? आप छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वयस्क हैं, वो आपकी आयु है और विविधता का एक आधार भी। सामाजिक आर्थिक स्थिति, हमारे समाज में रहना वाला हर कोई व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्गीय है या और भी जो भी है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी असमानता हो सकती है। फिर है लिंग।
इसका अर्थ हुआ कि लड़का और लड़की, यानी कोई लड़का है तो उसकी रुचि अलग होगी और अगर लड़की है तो उसकी रुचियाँ भी अलग होंगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन दोनों में से कोई गलत है, दोनों ही समान हैं, लेकिन लिंग के आधार पर भी विविधता है। जातीयता, जातीयता का अर्थ है एक जातीय समूह या उन लोगों की एक श्रेणी समूह जो समान वंश, भाषा, इतिहास, समाज, संस्कृति या राष्ट्र जैसी समानताओं के आधार पर एक दूसरे के साथ पहचान रखते हैं। फिर है राजनीतिक विश्वास या अन्य विचारधाराएं। भारत में जो लोग हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है, आपको पता है। यहाँ अलग अलग राजनीतिक दल हैं और लोग भी अलग अलग दलों को सपोर्ट भी या समर्थन करते हैं, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है जो हमें दूसरे से अलग करती है और विविधता का कारण बनती है। और इन सभी आधारों पर कोई भी किसी से विशेष या कमतर नहीं होता, बल्कि अलग होता है बस। और इसी विशेष विविधता को हमें सम्मान देना है और स्वीकार भी करना है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी से। मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। अब मैक्सिको कहाँ है? मैक्सिको एक देश है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे 1968 में। और यहाँ पर जो जीते थे धावक, जिनका नाम था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों के दोनों जो थे वो अफ्रीकी मूल के थे, लेकिन अमेरिका में ये लोग रह रहे थे, तो इन्हें अफ्रीकी अमेरिकी या फिर एफ्रो अमेरिकन बोला जाता था। तो इनका जब पदक समारोह हुआ तो इन दोनों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया कि जैसे ही जब इनका राष्ट्रगान शुरू हुआ तो ये दोनों अपने झंडे की तरफ मुड़े और इन्होंने काले दस्ताने पहने, अपनी मुट्ठी उठाई और उसे राष्ट्रगान समाप्त होने तक उठाए रखा। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक पदक समारोह का पिक्चर है। कौन से पदक समारोह का? इनके ही, जो ये मैक्सिको ओलंपिक था उसमें जब जीते थे ये धावक, उस समय जो पदक समारोह हो रहा था उसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हैं इनका नाम है टॉमी स्मिथ, जो द्वितीय नंबर पे हैं ये श्वेत हैं और ये ऑस्ट्रेलियन हैं और इनका नाम है पीटर नॉर्मन। और थर्ड पोजीशन पे जो हैं इनका नाम है टॉमी स्मिथ। अब इन्होंने एक और चीज़ है इसमें, एफ्रो अमेरिकन या अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लेके आया गया था। और इस समारोह से उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की, ठीक है। यह क्रांति क्या थी देखते हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं कि बीच में जो हैं इनका नाम है टॉमी स्मिथ और इन्होंने इस पदक समारोह में, मतलब इस रेस में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरे थे जिन्होंने मुट्ठी उठाई थी, उनका नाम था जॉन कार्लोस और ये कांस्य पदक विजेता थे। और आपको इस पिक्चर में एक और धावक नज़र आ रहे होंगे, वे श्वेत हैं, इनका नाम है पीटर नॉर्मन और ये रजत पदक विजेता थे और ये ऑस्ट्रेलिया के थे। अब बात करते हैं उस मुद्रा की जो इन लोगों ने पदक समारोह में बनाई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि ये चाहते थे कि जितने अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है का उनके साथ अमेरिका में हो रहे नस्लीय भेदभाव की ओर ध्यान आकर्षित हो। और उनकी इस मुद्रा ने सबका अपनी ओर ध्यान खींचा भी। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय था उन्होंने देखा कि अफ्रो अमेरिकी लोगों के साथ अमेरिका में किस तरह का भेदभाव होता था, नस्लीय भेदभाव। आपको पता है नस्लीय क्या होता है? नस्लीय भेदभाव कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, ठीक। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आपके रंग के हिसाब से, आपके स्किन के कलर के आधार पर समझा जाता है कि आप योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो उस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा नस्लीय भेदभाव किया जाता था। इस वजह से वहाँ पर जो इन लोगों ने एक ये मंच चुना इसके अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अश्वेत समुदाय ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया हो। काले दस्ताने और उठी हुई मुट्ठी से उनका आशय था अश्वेत शक्ति से।
इसके अतिरिक्त स्मिथ और कार्लोस ने अपनी जैकेटों पर मानव अधिकार का बैज भी पहना हुआ था। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली यह थी कि जो रजत पदक विजेता थे जिनका नाम पीटर नॉर्मन था, उन्होंने भी मानव अधिकार का बैज पहना था। उन्होंने यह बैज इसलिए पहना था कि वे दोनों जो अश्वेत थे उन्हें अपना समर्थन देना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन्हें लगता था कि यही मानवता भी है कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जो चमड़ी का रंग है उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यही वो क्रांति थी जिसकी हम बात भी कर रहे थे। अब इतनी बड़ी बात हुई तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पर तो इसके कुछ परिणाम भी निकले होंगे। देखते हैं परिणाम क्या निकले इसके। जब इतने बड़े मंच पर इतनी बड़ी बात हुई थी, विरोध हुआ था किसी चीज़ को लेकर, राजनीतिक विरोध हुआ था, तो कुछ उसके परिणाम भी निकलने थे। कुछ इसके नकारात्मक परिणाम निकले और कुछ सकारात्मक। तो पहले बात करते हैं नकारात्मक परिणामों की। तो ओलंपिक संघ जो था उसे लगा कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये जो मंच है वो सही नहीं था। ये मंच केवल खेल प्रतियोगिताओं के लिए था और इस तरह के जो राजनीतिक मुद्दे थे उनको यहाँ पर उठाना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इन्हें इसके लिए दोषी भी करार दिया गया और उनके जो पदक थे उन्हें वापस ले लिया गया। पीटर नॉर्मन को अगले जो ओलंपिक्स थे उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह ही नहीं दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगा कि जो नॉर्मन थे उनका अश्वेतों को समर्थन देने की वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो जाएंगे। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। जैसे इसमें क्या हुआ कि अपनी इस मुद्रा से इन दोनों ने सफलतापूर्वक पूरे विश्व का ध्यान अमेरिका में अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव, नस्लवाद, अश्वेत गरीबी और नागरिक अधिकार आंदोलनों की ओर खींचा। और हाल ही में इन दोनों धावकों के सम्मान में जिस विश्वविद्यालय से इन दोनों ने पढ़ाई की थी उसका नाम था सेंट होज स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने अपने परिसर में इन दोनों की मूर्तियां भी लगवाई और यह इसका एक सकारात्मक प्रभाव था। अगला टॉपिक है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। जो ये भेदभाव होते हैं रंग के, जाति के, लिंग के, धर्म के, अब इसकी उत्पत्ति होती कहाँ से है? और इन सब की उत्पत्ति जो होती है वो दो कारणों से होती है, एक जन्म से और दूसरी है आपकी व्यक्तिगत इच्छा से। ये सामाजिक जो भेदभाव होते हैं आपके जन्म के आधार पर होते हैं। जिस परिवार में आप जन्म लेते हैं, जिस जाति में आप जन्म लेते हैं और जिस नस्ल में आप जन्म लेते हो आदि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। और दूसरा कारण है कि आपकी अपनी स्वयं की इच्छा, आप अपने जीवन में कुछ निर्णय जो होते हैं वो अपने लिए लेते हैं और इन दोनों के माध्यम से ही सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति समाज में होती है। अगर हम जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव को देखते हैं तो ये लैंगिक होता है, जातिवाद होता है, धर्म के अनुसार होता है और शारीरिक विशेषताएं होती हैं। जैसे लैंगिक में लड़का है, लड़की है, जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब आते हैं। धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और शारीरिक विशेषताएं होती हैं आपकी रंग, लंबाई आदि। अब देखते हैं इसमें एक एक करके क्या लिखा हुआ है कि जो सामाजिक विभाजन जो होता है मुख्य रूप से हमारे जन्म पर आधारित होता है। आपका जन्म किस रूप में हुआ है, लड़के के रूप में या लड़की के रूप में। और आपने गौर ज़रूर किया होगा कि भारत में बहुत ही अधिक लैंगिक भेदभाव किया भी जाता है। जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से, तो स्त्रियों को हमेशा पुरुषों से कम ही समझा जाता था। पर आज स्थितियां थोड़ा बदली हैं और बहुत हद तक स्त्रियों की दशा में सुधार भी हुए हैं और आज स्त्रियों को बढ़ावा भी दिया जाने लगा है। पर इसमें भी भेदभाव है, अभी भी है, और ये भेदभाव आपको जन्म से ही मिला है। दूसरा है आपकी जाति। आपने जिस जाति में जन्म लिया है, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, क्या आपकी कोई और जाति भी हो सकती है। तो आपकी जाति का पूरा आधार आपका जन्म होता है। आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, आपके परिवारजन जिस जाति को मानते आ रहे हैं वही आपकी जाति बन जाती है। अगला है धर्म।
आप अपना धर्म बदल भी सकते हैं, पर आपका जन्म जिस जाति में हुआ है या जिस धर्म में हुआ है तो वो आपके जन्म का आधार होता है। आपने अगर हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो आप हिंदू हो जाते हैं, आपने अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है तो आप मुस्लिम होते हैं, और अगर आप सिख परिवार में जन्म लेते हैं तो आप सिख हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें जन्म के आधार पर ही मिलती हैं। अगला है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं भी आपको आपके जन्म से ही मिलती हैं, क्योंकि ये सब आनुवांशिकता में आती हैं। आपकी लंबाई कैसी है, आपके स्किन का रंग कैसा है, ये सब आपके जीन पर निर्भर करता है, आपके जन्म पर निर्भर करता है। तो ये कुछ कारक हैं जो आपको आपके जन्म से प्राप्त होते हैं और लोगों के मध्य सामाजिक भेदभाव का कारण भी बनते हैं। एक और चीज़ है जो सामाजिक विभाजन का कारण बनती है, और ये होती है आपकी पसंद या चुनाव, जिसे हम व्यक्तिगत चुनाव या इच्छा कहेंगे। ऐसी क्या व्यक्तिगत पसंद होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है? इन्हें देखते हैं। जो है आपका पेशा, आप डॉक्टर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सैनिक, कुछ भी हो सकते हैं। ये आप अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। आपका पेशा क्या है, ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। फिर है धार्मिक आस्था, आप आस्तिक भी हो सकते हैं और नास्तिक भी हो सकते हैं, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। आपके पढ़ाई के विषय भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपकी व्यक्तिगत इच्छा होती है। आप कला के विषय पढ़ना चाहते हैं या मेडिकल के विषय पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत चुनाव होता है। आपकी रुचि किस चीज़ में है, खेल में है, गाने में है, नृत्य में है, ये सारी आपके व्यक्तिगत चुनाव होते हैं। बात करते हैं आपके पेशे की। कुछ लोग शिक्षक होते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ देश की सेवा करते हैं और सैनिक बन जाते हैं, कुछ एक्टर बनते हैं, और भी कई पेशे हैं जिनका चुनाव आप अपने लिए खुद करते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत इच्छा या पर्सनल चॉइस होती है जो आपको दूसरे से अलग करती है। एक प्रोफेशन वाले जो लोग होते हैं वो अपना एक समूह बना लेते हैं, और हो सकता है वो ये भी सोचते हों कि उनसे अलग जो पेशा है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा उनका पेशा है। तो ये विभिन्नताएं जो होती हैं वो समाज में आपके व्यक्तिगत चुनाव की वजह से आती हैं। दूसरा है आपकी धार्मिक आस्था। आपको अपने आसपास भी कई ऐसे लोग दिखते होंगे जो अपनी व्यक्तिगत इच्छा से भगवान में विश्वास नहीं करते, बल्कि मतलब हम कह सकते हैं कि वो नास्तिक होते हैं। कुछ लोग भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो इसका मतलब वो आस्तिक हुए। अब एक आस्तिक और नास्तिक की सोच एक दूसरे से पूर्णतः ही भिन्न होती है। तो ये एक सामाजिक विभिन्नता बन गई जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म तो किसी और धर्म में होता है, लेकिन बाद में वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई और ही धर्म का चुनाव अपनी पसंद के अनुसार कर लेते हैं। इसके बाद आपकी पढ़ाई के विषय आते हैं जो आप पढ़ते हैं। आप अपनी पसंद का विषय खुद के लिए चुनते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ हो जिसे हम कला कहते हैं, या डॉक्टरी का विषय हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। और लास्ट है आपका इंटरेस्ट या रुचि। हम ये सब एक दूसरे से अलग हैं, हमारी रुचियाँ भी अलग होती हैं। किसी को खेल बहुत पसंद होते हैं, किसी को गाने का शौक़ होता है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, बड़ा अच्छा कुक होता है वो, कोई नृत्य बहुत अच्छा करता है। आपकी एक दूसरे से अलग अलग रुचियाँ होती हैं जो आपको एक दूसरे से अलग करती हैं। अब ये सभी आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं हैं जो आपको एक दूसरे से अलग करती हैं और सामाजिक विभिन्नताएं भी पैदा करती हैं।